हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग आज पहला जो JITS का पहला टेस्ट था बढ़िया तरीका से दिए होंगे, आपको मजा आया होगा। उस पेपर में अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है और आपको PDF मिल गया होगा, व्हाट्सएप पे कम्युनिटी पे PDF दे दिया गया है, उसके बाद टेलीग्राम पे PDF दे दिया गया है। अगर फिर भी कोई बच्चा अभी तक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप पहले टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको फायदा होगा। और इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक भी बताते चलूंगा कि कैसे आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो। कुछ बेहतर क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कहां कहां से लिया गया, कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन मीडियम होगा, कौन सा क्वेश्चन टफ है। मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर सॉल्व करके दिखाऊं ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, चैनल पे फिर से बोलूंगा यार, नए हो कहने की जरूरत नहीं होना चाहिए। अब आपको पता चल गया होगा अभी तक कि इस चैनल पे अमेजिंग कंटेंट आपको मिल रहा है, अब आपको मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका फायदा रहेगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का था, सेक्शन ए का ये क्वेश्चन है। किसका? सेक्शन ए और सेक्शन बी, हमारे पेपर में दो सेक्शन होते हैं, ठीक है। सेक्शन ए में हमारे पास MCQ क्वेश्चन होते हैं जिसमें ओनली वन आंसर क्या होता है, करेक्ट होता है। जिसमें हमारा ओनली वन आंसर क्या होता है मुन्ना, करेक्ट होता है। सेक्शन बी में हमें पता होगा कि 5 क्वेश्चन होते हैं जो सारे के सारे न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, और आप पेपर में बिल्कुल वही पैटर्न देखे होंगे जो पैटर्न आपको JEE मेन में देखने को मिला होगा। पेपर बढ़िया लगा होगा, थोड़ा पेपर टफ नहीं था, थोड़ा इजी साइड था, इजी से थोड़ा ऊपर कह सकते हैं, लेकिन ऐसे ही पेपर आपको JEE मेन में देखने को मिलेगा। इससे जिस तरीका का ये पेपर था मोर और लेस सिमिलर तरीका का, और आपका पेपर आने वाला है 15 दिसंबर को, तो ये पेपर का पहले सॉल्यूशन देखिए, और जैसे सॉल्यूशन कंप्लीट देख लेंगे आपको एक फॉर्म सर्कुलेट किया जाएगा। JAITS टेस्ट 1 का जो भी मार्क्स आपका आया है वो मार्क्स फिल कर दीजिएगा। जब आप सारे 6 टेस्ट का मार्क्स फिल करेंगे और ओरिजिनल टेस्ट में जो JEE मेन का आपका ओरिजिनल पेपर होगा, अगर उसमें 99 परसेंटाइल आता है, उस केस में आप जो भी सरप्राइजेस था उसके लिए अवेल हो पाएंगे, आपको जो भी गिफ्ट है वो आपको मिल पाएगा। तो मैं पहले बता के रखा हूं। चलिए काम की बात करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट, ध्यान रखेंगे मेरे मुन्ना, इनकरेक्ट पूछ रहा था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं, ट्रेंड वाले क्वेश्चंस है। ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चंस नहीं है। ये जो क्वेश्चंस है ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का है। कौन सा चैप्टर है? केमिकल बॉन्डिंग। आप देखोगे सारे चैप्टर से क्वेश्चंस आपको लिया गया है। मजेदार पेपर था, मतलब मैं तो जब देखो सॉल्व करके आया तो मुझे बड़ी मजा आया। केमिकल बॉन्डिंग का ये क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट का ये क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट डाइपोल मोमेंट का कौन सा ऑर्डर है। देखो अगर मैं ऑप्शन ए में देखूं, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए में हमारा है अमोनिया NH3, ठीक है मेरे मुन्ना। इसका शेप क्या होता है? इसका शेप होता है पिरामिडल, आपको पता होगा। हाँ, उसके बाद NF3 की बात करूं तो NF3 का भी शेप होता है पिरामिडल। अरे वाह क्या बात है सर, दोनों का शेप पिरामिडल होता है। लेकिन मेरे मुन्ना एक चीज मैं आपको बताऊं, शेप पिरामिडल भले ही होता है लेकिन इसका जो डायरेक्शन होता है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, वो इधर की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और लोन पेयर से हमेशा अवे फ्रॉम तो होता है। लोन पेयर से हमेशा क्या होता है? अवे फ्रॉम होता है। ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, आपको पता होगा। तो सारे के सारे डायपोल मोमेंट ऐड हो रहे हैं, तो इसका डायपोल मोमेंट, लेकिन यहां देखो अगर इस केस में देखोगे तो नाइट्रोजन से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो यहां पर जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है तो ये ऊपर की तरफ खींचेगा। लेकिन जब लोन पेयर की बात करेंगे तो लोन पेयर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा ये डायरेक्शन होता है। हाँ, यहां पर सारे डायरेक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, यहां की सारे डायरेक्शन ये नीचे लगा रहा है, ये ऊपर लगा रहा है, तो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। लेकिन आपको कहां पर ज्यादा दे रखा है? यही सही ऑर्डर है। तो पहला क्या इनकरेक्ट है? बिल्कुल इनकरेक्ट नहीं है, पहला सही है। दूसरा ऑप्शन की बात करूं, देखो मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मैं आपको हर एक ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ आंसर बता देने से फिर वीडियो का मतलब क्या है? फिर आंसर की देख लो ना। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको सीखने को मिलेगा। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहां पर ऐड हो रहा था तो एक डायरेक्शन में जा रहा था, यहां पर ये तीनों नीचे लगा रहे थे, लोन पेयर की वजह से ऊपर लग रहा था। लोन पेयर हमेशा अवे फ्रॉम द एटम होता है। क्यों? उसका रीजन नहीं बताऊंगा, डिटेल में अभी बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। अभी आपको एग्जैक्ट जो ऑप्शन है उसके बारे में बताते हैं। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, देखो क्या होता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। मेरे लल्ला इधर सुनो, ये हो गया हमारा ऑर्थो, ये हो गया मेटा, ये हो गया पैरा, ये हो गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। उसके बाद है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। एक बना लेते हैं, एक और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बना लेते हैं मेरे मुन्ना, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। हाँ या ना? अब देखो फिर से देखो, यहां पर इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? अरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां पर इसका इधर की तरफ, यहां पर इसका इधर की तरफ, यहां पर इसका इधर की तरफ। अब देखो आप गौर से समझना मेरे मुन्ना, गौर से समझना। यहां पर नेट डायरेक्शन इधर की तरफ होगा,
नेट डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। यहां पर ये इधर लगाया, म्यू इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों, बिल्कुल दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अरे लल्ला, म्यू बराबर होता है डायपोल मोमेंट बराबर क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस, मेजर फैक्टर चार्ज होता है। सर यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, यहां तो डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। बट इस केस में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, लेकिन कुछ नॉन जीरो होगा। लेकिन एक बात है, नॉन जीरो होगा इसका ज्यादा होगा, इसका तो जीरो हो गया, इसका नॉन जीरो है। लेकिन यहां पर क्या देखो, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ये वाला है और यह ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। यहां पर ऑर्डर उल्टा लिखा है, होना चाहिए ऑर्थो डाइक्लोरो का ज्यादा, नॉन जीरो है, इसका तो जीरो हो जा रहा है। मेरे मुन्ना आंसर तो पता चल गया, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया अपना बी वाला। बी वाला ही आंसर इनकरेक्ट है, होना चाहिए ऑर्थो डाइक्लोरो का ज्यादा, लेकिन इन्होंने कब दिया। तीसरा ऑप्शन की बात करूं, अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं सी वाला का, CH3Cl3, देखो सी यहां पर है, H यहां पर है, H यहां पर है, H यहां पर है, यहां पर है Cl। वहीं पर अगर मैं बात करूं, यहां पर क्या है, दो Cl है, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है, यहां पर H है, यहां पर H है। अगर मैं आपसे ट्रिक से बताऊं ना, जैसे जैसे Cl बढ़ता है ना, वैसे वैसे डायपोल मोमेंट कम हो जाता है, इसीलिए CCl4 का डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। लेकिन अगर मैं फिर से लॉजिक से आपको बताना चाहूं, देखो यहां पर ये डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, यहां पर ये डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, यहां पर ये डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। क्यों इधर की तरफ होगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है, और वहीं अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 होता है। तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन की तुलना में, तो यहां डायपोल मोमेंट देखो बढ़ेगा। लेकिन अगर यहां बात करूं, यहां इधर ऊपर की तरफ, लेकिन ये देखो नीचे की तरफ, डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में लगा। ये भले ही सेम करेगा, सपोर्ट करेगा, बट अब एक अपोज करने लगा। मेरे मुन्ना, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, ये डायपोल मोमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, इसीलिए हम दिखा रहे हैं। यहां सारे ऐड कर रहा है सेम डायरेक्शन में, यहां एक सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो नो डाउट डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। यहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। SiF4, SiF4 में, SiF4 में क्या है, हमारा डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कार्बन वाले डी वाले एलिमेंट की बात करूं, SiF4 टेट्राहेड्रल शेप है मेरे मुन्ना, टेट्राहेड्रल शेप है, टेट्राहेड्रल शेप है, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात करूं SF4, SF4 का शेप क्या होता है, अगर बात करूं SF4 का शेप क्या होता है, यहां पर हो जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक लोन पेयर, यहां पर एक F और एक यहां पर F मुन्ना, एक यहां पर F। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो ये डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ज्यादा, इसका तो जीरो हो जाता है, इसका नॉन जीरो हो जाता है। समझ में आया। मैंने चारों ऑप्शन को आपको डिटेल में बताया, ताकि आपको, इससे मैं बोला ना, ये पेपर का मकसद सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। अगर आप ये पेपर करके जाते हो, आपको डायपोल मोमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, आपको फॉर्मूला पता चला कि म्यू बराबर क्या होता है मेरे मुन्ना, क्यू इंटू डी, और जहां पर डी जो होता है, क्यू होता है, वो मेजर फैक्टर होता है, डोमिनेटर फैक्टर होता है, चार्ज जो होता है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, इसका डिवाई जो होता है यूनिट होता है। तो ये सारी चीज आपको बताते चलो एक क्वेश्चन में। समझ में आया। और इसका आंसर क्या हो गया, बी वाला। आप उम्मीद करते हैं सही आंसर टिक किए। जिन जिन बच्चों का सही था, आप ईमानदारी से जो फॉर्म सर्कुलेट किए जाएंगे गूगल डॉक का, वो आप फिल कर देना उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एसिडिटी ऑफ BF3 कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्सेप्ट। देखो इस क्वेश्चन को आप ले सकते हो किसमें, आयनिक इक्विलिब्रियम है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाया जाता है तीन कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट होता है मेरे मुन्ना, ध्यान से समझो, तीन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है। एक होता है आर्रेनियस कॉन्सेप्ट, एक होता है मतलब ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, एक होता है लुईस कॉन्सेप्ट। समझो, जो आर्रेनियस कॉन्सेप्ट होता है ये कहता है एक्वस सॉल्यूशन में, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, AQ एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा, ये H+ डोनेट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे मेरे बनना। अगर एक्वस सॉल्यूशन में H+ डोनेट करता है तो उसको बोलते हैं एसिड। अगर हमारा एक्वस सॉल्यूशन में OH- डोनेट करता है, एंड अगर हमारा एक्वस सॉल्यूशन में मेरे मुन्ना, एक्वस सॉल्यूशन में अगर OH- डोनेट करता है, OH- अगर डोनेट करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये किसका कॉन्सेप्ट है मेरे मुन्ना, ये आर्रेनियस का कॉन्सेप्ट है। आर्रेनियस महोदय ये बोल के गए कि जो भी एसिड H+ सॉल्यूशन में देगा उसको बोलेंगे एसिड, और जो भी बेस OH- सॉल्यूशन में देगा उसको हम बोलेंगे बेस। ये आर्रेनियस का कॉन्सेप्ट है। ब्रोंस्टेड का क्या था, ब्रोंस्टेड अलग टाइप के साइंटिस्ट थे, ये बोले अगर हमारा सॉल्यूशन में अगर ये H+ देता है, H+ अगर डोनेट करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको एसिड बोलेंगे। लेकिन बेस के लिए इन्होंने उल्टा बोल दिया, बोला अगर सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन नहीं लिया था, कोई भी सॉल्यूशन में अगर हमारा सॉल्यूशन में H+ एक्सेप्ट कर ले उल्टा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। समझ में आया। अरे ब्रोंस्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट था कि H+ डोनेट करेगा तो एसिड, और H+ अगर एक्सेप्ट करेगा तो बेस। लेकिन अगर बात करूं लुईस का, तो ये बोला था लोन पेयर मेरे मुन्ना अगर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, एसिड।
और जो अगर लोन पेयर एंड अगर लोन पेयर मेरे मुन्ना डोनेट करेगा, लोन पेयर मैं यहीं पर लिखते चल रहा हूं सारा कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट में लिखते चल रहा हूं, आप डिटेल तरीका से आपको पता होगा, डोनेट करेगा तो इसको बोलेंगे बेस। अब देखो ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है कहां, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सर। अब इजी क्वेश्चन है बट थ्योरेटिकल है, और कहां का है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसीलिए हम बोले हैं अगर कोई बच्चा एग्जाम्पलर नहीं देखते हो, एग्जाम्पलर जरूर से कर लेना, क्योंकि इसका डिट्टो क्वेश्चन पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पलर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो बच्चा नहीं जानता होगा कितना भी टाइम मिल जाए वो नहीं कर पाएगा। अब देखो हमारे पास कंपाउंड कौन सा है, BF3 है, क्या है मुरे मुन्ना, BF3 है। BF3 का खूबसूरती देखो, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, किसका, बोरोन का। यहां पर 1 2 3 4 5 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो गौर से देखो, इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, बट मेरे मुन्ना ये जब ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश किया तो इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आया। कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ही आ पाया। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन क्या बोल दे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है तो ये क्या करेगा, लोन पेयर क्या करेगा मुन्ना, लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कहां एक्सेप्ट करेगा, अरे इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, इसके पास एक प्योर पी ऑर्बिटल खाली है। इसका BF3 का जब आप लिखने जाओगे, ऑर्बिटल डायग्राम बनाने जाओगे, तो ये बना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे भी आप देख सकते, इसके पास एक जो वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, इसमें ये क्या करेगा, लोन पेयर लेगा। तो जब लोन पेयर एक्सेप्ट करता है तो उसको कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं, दिख गया होगा, लुईस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अरे समझ में आ रहा है, अरे मजा आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन बट ट्रिकी क्वेश्चन, पेपर में अगर कोई बच्चा जानता ही है, सिर्फ न्यूमेरिकल अगर आपको कहते हो आता है, बिल्कुल नहीं, पेपर बैलेंस होता है। आपको थ्योरी भी आना चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आना चाहिए। अगर समझ में आ गया, कौन कौन बच्चा सही किया तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द बिलो गिवन रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर का क्वेश्चन है। एडिशन रिएक्शन, एल्कीन का एडिशन रिएक्शन आपको पता होगा, HCl का एडिशन, DCl का एडिशन, TCl का एडिशन आपको पता होगा। मार्कोनिकॉप से ऐड होगा, ये कैसे ब्रेक होगा मेरे मुन्ना, आपको पता होना चाहिए, D+ और Cl- में ब्रेक होगा। अब कार्बोकेटाइन कहां बनेगा, यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां पर निगेटिव चार्ज आएगा, और जो हमारा निगेटिव वाला था यहां पर अटैक कर देगा, तो Cl यहां पर जुड़ जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 5 कार्बन का 5 कार्बन, यहां पर पहले से मिथाइल ग्रुप था मेरे मुन्ना, यहां पर Cl जुड़ जाएगा और यहां पर D जुड़ जाएगा। अब देख लो कोई भी ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन पहला में ही है। इजी क्वेश्चन बट हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन वाला क्वेश्चन। अब जब 12th का जब पेपर होगा तब देखना मजेदार क्वेश्चंस मिलेंगे, चेन रिएक्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे। अभी आपके पास मतलब लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड रिएक्शन पढ़ते हो हाइड्रोकार्बन में, इसीलिए सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, सब बच्चे बना लिए होंगे। अगला क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ही प्यारा सा मैचअप्स वाला क्वेश्चन है। धरभर किया होगा बच्चा, आपको आंसर नहीं मिला होगा, ध्यान से समझना। ऑक्सीजन एटम का मोल पूछ रहा है, आपको कह रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर एटम इन अ गिवन सब्सटेंस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, हाथ से फ्रेमिंग क्वेश्चन है, पूरा बनाया गया बैठ के टाइम से। अब देखो 6.023, पहला ही ऑप्शन लेता हूं मैं, यहां पर बनाता हूं P नंबर का। अब देखो क्या है, 6.022 इंटू 10⁻24, ये हमारा गिवन एटम है, और मोल निकालने के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना मोल आ गया मेरे बच्चा, 10 मोल आ गया। बट 10 मोल किसका आया है, 10 मोल आया है Al2SO4 होल थराइस का, .3H2O, समझ रहे हो। और अगर मैं आपसे बात करूं, एक Al2SO4 होल थराइस .3H2O में कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो तुम ध्यान से अगर देखोगे मेरे मुन्ना, तो 4 3 जा 12 और 3 यानी 15 ऑक्सीजन एटम है। अरे हाँ या ना, तो एक मोल में मेरे मुन्ना, एक मोल में एक बात बताओ कितना ऑक्सीजन एटम, तो तुम बोलोगे 15 ऑक्सीजन एटम। अरे एक मोल एटम, अगर एक मोल मॉलिक्यूल, एक मोल लेंगे Al3SO4 होल थराइस .3H2O का, उसमें कितना ऑक्सीजन का एटम तुमको दिख नहीं रहा है, तुम बोलोगे सर 15 ऑक्सीजन एटम। तो अगर 10 मोल लोगे तो कितना होगा, तो 15 इंटू 10 मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 150 मोल ऑफ एटम। तो मतलब पी का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो पी का फोर्थ देखो कहां कहां है, पी का फोर्थ कहां कहां है मेरे मुन्ना, पी का फोर्थ यहां पर है और पी का फोर्थ यहां पर है। अरे भैया सब में पी का फोर्थ है, तो पहला से तो कुछ नहीं होने जा रहा। अब क्यू पे चलते हैं,
पी क्यू पे चलते हैं, पी का फोर्थ भैया सब में है, अब कुछ नहीं हो पाया, क्यू पे चलते हैं। 90 ग्राम C6H12O6, C6H12O6 का अगर आप मोलर मास की बात करोगे, मैं बी ऑप्शन की बात करूं, मोलर मास ऑफ C6H12O6 अगर इसका निकालोगे तो 180 निकलेगा। कैसे गुरु आपको याद है? अरे मैं इतना क्वेश्चंस बनाता हूं, इतना बार सॉल्व करता हूं, आपके साथ डिस्कस करता हूं, मुझे याद है, आप निकाल लेंगे। तो अगर मैं यहां से मोल निकालूं, मोल कितना आ जाएगा, तो तुम बोलोगे सर गिवन मास, अरे 90 ग्राम दिया है, डिवाइडेड बाय क्या, मोलिकुलर मास, मतलब सर हाफ मोल आ गया। हाफ मोल किसका आया मेरे मुन्ना? हाफ मोल आया सर C6H12O6, प्यार से बोले तो ग्लूकोज का आया। और एक मोल ग्लूकोज में ऑक्सीजन का कितना एटम है? 6 एटम है। तो सर हाफ मोल में कितना आएगा? तो सर हाफ इंटू सर 6, यानी सर 3 मोल क्या आ जाएगा? ओ एटम आ जाएगा। अरे नहीं चमका, अरे समझ में आया? प्यारा सा क्वेश्चन देख रहे हो, पहले मोल निकालना सिखाया, एक मोल में कितना हमारा एटम है, एटम से मोल से तुम मल्टीप्लाई करोगे, टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएगा पर्टिकुलर मोल में। तो अगर कहीं देखो क्यू का हमको अगर सेकंड दिख रहा हो, क्यू का सेकंड 2 ऑप्शन में दिखा, अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अब आर देखना पड़ेगा, देख रहे हो? और आंसर भी ना ये भी फ्रेम किया गया है, ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन देखो टिक करके आगे बढ़ जाओ, नहीं, नॉट लाइक दैट। अब देखो 112 ग्राम SO3, अगर एसटीपी है 1 ATM और 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर लिया गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। अब देखो 112 मतलब 22.4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब डिवाइड करोगे, अरे यार गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 एट एसटीपी, हाँ या ना? तो अगर गैसियस एटम है तो 22.4 से डिवाइड करोगे, कहीं ऑप्शन है, कहीं जगह है, अरे कहीं जगह है, चलो मैं यहां करता हूं, कहीं जगह है, कितना 112 डिवाइड बाय 22.4 तो कितना हो जाएगा, 5 जा जाएगा, 22.4 इंटू 5 करो, 4 5 जा 20, कैरी 2, 5 2 जा 10, कैरी 12 1, 5 2 जा 10 11, यानी 112, बिल्कुल 5 जा रहा है, यानी कितना मोल निकला मेरे मुन्ना? 5 मोल। लेकिन एक मोल में कितना ऑक्सीजन एटम है? 3 एटम। तो सर 3 5 मोल में कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, कहीं पर 15 है, बिल्कुल, यानी आर का फर्स्ट होगा। अब देखो आर का फर्स्ट कहां है, मतलब बी वाला ऑप्शन हट गया, अब तो एक ही पास ऑप्शन बचा अपने पास, अब मजबूरी हो गई, इससे आगे हमारा चौथा वाला सॉल्व कराओगे तो एस का 3 निकलेगा, करके देख लेना 2.5। क्लियर हुआ? मजा आया? मोल कॉन्सेप्ट का बेहतरीन क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बट कॉन्सेप्चुअल, टाइम टेकिंग थोड़ा सा। वैसे अगर आप पेपर पे सॉल्व करोगे इतना टाइम लेना चाहिए, बच्चा जब प्रैक्टिस होता है तो बहुत तेजी से करता है, हम आपको समझा रहे हैं, थोड़ा हंसा खिला रहे हैं, इसीलिए टाइम ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगर आप देखोगे पेपर के 80% पेपर में, मैं कह रहा हूं 80% पेपर में आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट, क्वांटम नंबर से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। मैं देख रहा था हर एक शिफ्ट में, या तो एक शिफ्ट में नहीं तो अगला शिफ्ट में, मतलब उसी दिन 2 शिफ्ट होते हैं ना, तो आज नहीं, मतलब मान लो 24 जनवरी मतलब 22 जनवरी को तुम्हारा पेपर हुआ, तो 22 जनवरी को पहला शिफ्ट में नहीं तो दूसरा शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिया है। तो मैंने भी बोला हूं ना, बहुत कायदे से पेपर बनाया हूं। अब देखो कह रहा है व्हाट इज द पॉसिबल क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर होता है, कौन कौन सा मेरे मुन्ना? मेरा अगर तुम देखे होगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो मैं बहुत फोकस कराया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अरे हाँ या ना? सेल को दिखाता है, सब सेल को दिखाता है, ऑर्बिटल को दिखाता है, सर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होता है, स्पिनिंग कैसा होता है, उसको दिखाते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। बात यहां तक आई है तो दूर तक जाएगी। क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट इज द पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मेरे मुन्ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां दिखा आपको? मेरे को तो यहां दिखा, आपको पता नहीं कहां दिखा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4p में प्रेजेंट है, तो 4p के लिए क्वांटम नंबर क्या होगा? n के लिए हो जाएगा 4। अरे नहीं समझा? अरे बिल्कुल समझा। सर एल क्या हो जाएगा? सर एल की वैल्यू एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। अरे हाँ या ना? तो एस के लिए 0, पी के लिए 1, बिल्कुल हाँ सर। सर अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू -1 + 1 0 होगा। अच्छा एक बच्चा बोलेगा सर इसको -1 देंगे, इसको +1 देंगे, इसको 0 देंगे। सॉरी, अगर इसको -1 देंगे, इसको 0 देंगे, इसको +1 देंगे। मैंने बोला अरे एक बात बताओ, किस बुक में लिखा हुआ है कि इसको -1 देंगे, इसको 0 देंगे, इसको +1 देंगे? कोई जरूरी नहीं है, ये 0 भी हो सकता है, ये -1 भी हो सकता है, ये +1 भी हो सकता है, ये तीनों में से कोई भी हो। अरे पी एक्स पी वाई, पी के 3 ऑर्बिटल मेरे मुन्ना, अगर तुम्हें कोई पी का 3 ऑर्बिटल दिया जाए तो इस बात की कौन तुम्हें बोला है कि ये हमारा पी एक्स होगा? क्या ये पी जेड नहीं हो सकता है? क्या ये पी वाई नहीं हो सकता है?
क्या ये पी एक्स नहीं हो सकता है? या फिर कोई बोलेगा ये सर पी एक्स कर दो, इसको पी जेड कर दो, इसको पी वाई कर दो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको तो दिमाग लगाना पड़ेगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो एम की वैल्यू ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एम की वैल्यू -1 2, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, वो देखा जाएगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं, लेकिन एक इन तीनों में से कोई एक ही होगा मुन्ना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी में गया है। और एस की वैल्यू क्या हो जाएगा सर? ऊपर साइड है तो +½ ले लो या -½ ले लो, इसमें भी कोई लफड़ा वाली बात नहीं है। अगर कोई ऊपर को -½ मानता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई नीचे को +½ मानता है कोई दिक्कत नहीं है, हल्ला करने मानता ना, दोनों ही बात सही है। अब देखो सर एम की वैल्यू 4, ये ऑप्शन तो पहले ही हट गया। सर एल की वैल्यू 1, क्या बात है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। सर एम की वैल्यू 2 कहां से आ जाएगा? अरे -1 0, ये भी कट गया, ये भी कट गया, एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा? 4 1 -1 प्लस आप। मजा आया? सेकेंड ऑप्शन क्यों सही है? अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर ये +1 होना चाहिए। अगर मान लो हम नॉन ऑफ दीज दे देते, अगर मान लो इस ऑप्शन को हटा के यहां पर इसको हटा के अगर हम नॉन ऑफ दीज दे देते, तो हो सकता है कुछ बच्चा नॉन ऑफ दीज टिक कर देता। बट अभी मैं पेपर का लेवल सडनली उस लेवल का नहीं ले जाना चाहता हूं। क्यों? आपको समझना चाहिए नॉन ऑफ दीज इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर -1 होगा। यहां पर जरूरी नहीं है कि ये पीजेड ही हो, ये पीएक्स भी हो सकता है, पीवाई भी हो सकता है, कोई भी ऑर्बिटल हो सकते हैं। क्लियर हुआ? ये बच्चों में कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन प्यारा सा मैं बनाया था और आपको मजा आया होगा, आप किए होगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, द H2O बॉन्ड HOH बॉन्ड। देखो H2O का शेप क्या होता है? H2O का शेप होता है बेंट शेप, आपको पता होगा। क्यों होता है बेंट शेप? क्योंकि दो मोटे मोटे हमारा लोन पेयर इसके कंधे पे खड़े होते हैं और इधर से इसको धक्का दे रहा होता है। क्या कर रहा होता है मेरे मुन्ना? इधर से इसको धक्का दे रहा होता है, इधर से इसको धक्का दे रहा होता है। बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होता है, लोन पेयर अरे VSPER थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है आपको कि जो सबसे ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करता है वो करता है बॉन्ड पेयर नहीं, लोन पेयर। और फिर उसके बाद आता है बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, और सबसे कम आता है क्या? बॉन्ड पेयर। तो सर यहां रिपल्सन के कारण इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104 डिग्री और 5 सेकंड के आसपास, मिनट के आसपास हो जाता है, कम हो जाता है। टेट्राहेड्रल अगर बात करूं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 में अगर लोन पेयर नहीं होता तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, बट ड्यू टू लोन पेयर ऊपर से धक्का मारा और हमारा शेप इसका कम हो गया, बॉन्ड एंगल कम हो गया। तो कह रहा है द HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल इज 105 डिग्री 5 मिनट। सबको आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द लोन पेयर रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्सन, VSEPER थ्योरी जो बोले थे, जिसके कारण बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट जवाब है। असर्शन का एक्सप्लेनेशन रीजन भी सही कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। असर्शन रीजन का ट्रेंड क्वेश्चन पेपर में आया है, इसीलिए क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे, पेपर में आपको देखने को मिला होगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने फिर से एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। ठीक है, आपको मैं कह रहा हूं ना, एक एक क्वेश्चन को ढूंढ के बनाया गया है, एक एक क्वेश्चन को ढूंढ के काम किया गया है। कह रहा है L and M आर रिस्पेक्टिवली आर एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे दिया गया आपको। सबसे ज्यादा जो भी क्वेश्चन का मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ना पेपर में, आपको सारे पेपर में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस बात की मैं आपको आश्वासन देते जाता हूं। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ L, L की टोटल वैल्यू क्या होगी मेरे मुन्ना? L क्या होता है? L होता है सबसेल। क्या होता है? सबसेल। ये पूछ रहा था टोटल वैल्यू क्या होगा। अच्छा अब देखो मैं तुमको बताऊं, अभी मैं बताया तो m जो होता है ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू -L2 + L होता है। अरे नहीं समझ में आया? अरे अभी तो बताया था। और अगर m की अगर टोटल वैल्यू की बात करूं तो वो हो जाता है 2L + 1। अरे कैसे? अरे -L2 + L, -1 + 1 0, तो -1 से +1 3 हो गया ना। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, ये फॉर्मूला कहां से आया? अरे -L2 + L, बीच में 0 आता है इसीलिए +1 आ गया। तो टोटल वैल्यू ऑफ अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं तो 2L + 1 होता है, और कहां से कहां तक चालू होता है? -L2 + L। ये आपको पढ़ाया जाता होगा, आपको पता होगा। वहीं अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ L की बात कहां से कहां तक होता है, तो L जो मेरे मुन्ना होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 जाता है, 2 जाता है, 3 जाता है, और ये n-1 तक जाता है। और अगर L टोटल वैल्यू की बात करूं
तो टोटल वैल्यू एल कितना हो जाएगा? अरे देखो ना, इसमें जीरो जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, नहीं पता है तो प्लीज एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो मेरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसी चैनल के इसी मतलब इसके सीरीज में जाओगे, वहां पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कंप्लीट क्लास 11th और कंप्लीट क्लास 12th के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो जो भी चैप्टर में आपको डाउट आ रहा है प्लीज आप जाके देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। मैंने पूरा डिटेल्ड थ्योरी के साथ उस चैप्टर को डिस्कस किया है और 1 से 2 घंटे में। अब आप आंसर देख लो, अब सब चीज आसान हो गया। टोटल वैल्यू ऑफ एम तो 12 + 1, सी का आर, सी का कहीं आ रहा है? ओ वाओ, सी का आर चारों में है। अच्छा ए का देखते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ एल, टोटल वैल्यू ऑफ एल एन के ए का एस, ए का एस, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। ठीक है मेरे मुन्ना, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, बी वाला टोटल वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू कहां तक आएगा? टोटल वैल्यू ऑफ एल किसके बराबर आएगा? वो एस के, बी का एस होगा, बी का एस होगा। क्या कहना चाह रहा है? तो अच्छा टोटल वैल्यू ऑफ एल, एल किसकी वैल्यू कितना से होता है? 0 से लेके n-1, तो बी का पी, बी का पी, अरे दिख गया ना, ये वाला नहीं होगा मेरे मुन्ना, यही वाला सही होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चारों आंसर आपको पता चल गया। एल की वैल्यू देखो ना, 4s, 4p, 4d, तो मैक्सिमम कहां तक होता है? 1s, 1p कभी सुने हो? अरे 1p कभी सुने हो? 1p कभी सुने हो? पॉसिबल ही नहीं है। जो एल की वैल्यू होते हैं वो n-1 ही तक होता है। समझ में आया? तो वही चीज तो मैं लिखा हूं यहां पर। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जीओसी का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, जीओसी का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा और मीडियम लेवल का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस मीडियम लेवल में आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर इज स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट का कौन सा करेक्ट है? ये कार्बे एनायन है, और कार्बे एनायन मेरे मुन्ना, यहां कार्बे एनायन में क्या लगा रहा है? ये Me3 है, मतलब कार्बन के ऊपर निगेटिव है, यहां पर CH3 ग्रुप है, और यहां पर भी CH3 ग्रुप है, और यहां पर भी CH3 ग्रुप है। ये क्या करेगा? अरे ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को देगा, ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा, और प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा तो भैया स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी क्या करेगा भैया? डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अरे हाँ या ना? तो सबसे लेस स्टेबल ये होगा, उसके बाद ये, तो बिल्कुल पहला ही आंसर सही है। आप देख सकते हो सबसे लेस स्टेबल कौन सा वाला है? ये वाला है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा एम ग्रुप, मिथाइल ग्रुप जितना ज्यादा लगेगा प्लस आई से उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा उतना हमारा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी घटेगा। आगे भी ऑप्शन की बात कर लेता हूं। यहां पर ये ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मतलब ये कह रहा था विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट, ये सही है, ये इनकरेक्ट ऑर्डर है, ये इनकरेक्ट ऑर्डर है। अरे यार, जितना ज्यादा मिथाइल ग्रुप बढ़ेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कम होगा, तो ये कम होना चाहिए। अब देखो यहां पर क्या है? फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल में भैया प्लस आई ग्रुप से जितना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से जो हमारा चार्ज था, मतलब जो फ्री रेडिकल था, फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो ये ऑर्डर भी सही है। यहां पर मिथाइल ग्रुप, जितना ज्यादा मिथाइल ग्रुप भैया लगता चला जाएगा उतना ज्यादा हमारा स्टेबिलिटी बढ़ता चला जाएगा। क्यों? आपको पता होना चाहिए, ये भी मतलब ये गलत ऑर्डर है। यहां पर भी ऑर्डर क्या है? गलत है। जितना ज्यादा मिथाइल ग्रुप लगेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कम होगा। ये ऑर्डर क्यों गलत है? ये ऑर्डर क्यों गलत है? क्योंकि जितना ज्यादा मिथाइल लगेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए कार्बन आयन के केस में। अरे लल्ला, कार्बोकैटायन और कार्बे फ्री रेडिकल जो होता है उस दोनों का स्टेबिलिटी प्लस आई से बढ़ता है, वहीं अपोजिट डायरेक्शन होता है कार्बन आयन के केस में। तो बस छोटा सा लॉजिक था और उसके बेसिस पे क्वेश्चन था, एप्लीकेशन था। अगला क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का, फिर से एक प्यारा सा न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है? अ पार्टिकल मूविंग विथ अ वेलोसिटी दिया हुआ है 6.626 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, हैविंग अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1 मीटर इन अ सर्कुलर पाथ। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे मुन्ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्या एक सर्कुलर पाथ है, इस पर कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा था सर्कुलर पाथ पे। आप केमिस्ट्री में पढ़े होगे, ऐसे करके ये मूव कर रहा था, ये सर्कुलर पाथ पे ये क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। ठीक है, जब मूव कर रहा था डी ब्रॉगली लेवल, तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? अपने को क्वेश्चंस में इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? इसका रेडियस दिया हुआ है मुन्ना 1 एंगस्ट्रॉम, नहीं 0.529 एंगस्ट्रॉम। अच्छी बात है। अब देखो हमसे पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, और mvr इक्वल टू जैसे हम लिखे तो nh/2π, मेरे को याद आ गया। अरे एंगुलर मोमेंटम यही तो होता है एल मुन्ना, हाँ या ना? एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh/2π, सबको याद है। अगर याद नहीं है तो तुम
मैं फिर एक वर्ड नहीं बोलना चाहता हूं, तुम लोग की पढ़ाई बहुत कम है, मेहनत कीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सीरीज, वन शॉट का सीरीज पढ़ाई कीजिए, बुक पढ़िए, रिवीजन करिए, मेहनत कीजिए, जितना कर सकते हैं दिन रात लगा दीजिए। ये पता चल गया। अच्छा सर यहां पर s तो कांस्टेंट है, सर 2 पाई कांस्टेंट है, हमको n मिल जाए। और अगर ये n मिल जाएगा ना, ये सर क्वेश्चंस में देखो कितना आसानी से समझा रहा हूं। तुमको MBR इक्वल टू की वैल्यू चाहिए, अरे इसी की वैल्यू चाहिए, यहां पर सिर्फ n अननोन है, s तो नोन है, 2 पाई तो हमारा कांस्टेंट है। अच्छा सर जैसे ये डायग्राम देखे ना, तो एक हमको रिलेशन पता चला, 2 पाई आर, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है पेरीमीटर ड्यू टू पार्टिकल नेचर। और n लैम्डा क्या होता है? ये होता है वेव नेचर के कारण जो हमारा वेवलेंथ ट्रेवल किया। 2 पाई आर इक्वल टू n लैम्डा। किस किस को ये फॉर्मूला पता है? तो यहां से हम n निकाल लेंगे। n कितना आ गया? 2 पाई आर डिवाइड बाय लैम्डा। अरे हाँ या ना? अब इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो मेरे लल्ला, तो यहां पर l क्या आ जाएगा? n की वैल्यू क्या है? 2 पाई आर इंटू एच, जो ये पहले से h था, डिवाइड बाय, नीचे भी 2 पाई था इसीलिए हम सॉल्व नहीं किए। अब समझो एक बच्चा चिल्ला के आएगा, बोला वैल्यू पुट क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने बोला परेशान क्यों हो रहे हो, सब करूंगा ना, ध्यान रखो। अभी देखो बहुत सारी चीज कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल होगा? 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। वाओ। अब सर हमको 3 वैल्यू बचा। आर रेडियस कितना दिया है? 0.529 एंगस्ट्रॉम। सर 10 टू द पावर -10 मीटर होता है एंगस्ट्रॉम में। अरे सब यूनिट देखो ऐसा यूनिट दिया हुआ है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लिए। सर एच की वैल्यू हमको दिया हुआ है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड। अरे हाँ या ना? जूल सेकेंड। डिवाइड बाय सर लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चंस में दे रखा है, कितना लैम्डा है भैया? वेवलेंथ दिया हुआ है 10 टू द पावर -10। अरे हाँ या ना? अरे 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर -10। अब हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो प्यार से ये कट गया, जैसे ये से ये कट गया, इसको मल्टीप्लाई करो, किसको? 6.626 है ना, 6.626 इंटू 529, इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये कुछ आपको, मैं सॉल्व करके आया हूं इसीलिए मुझे पता है, ये आपको जो आएगा ये 35.3.5 समथिंग करके आएगा। देख लेना, आप सॉल्व कर लेना, आप मल्टीप्लाई कर लेना, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। देखो ये वाला जो वैल्यू है ना, मैं अभी पेपर से पहले आपके लिए सॉल्व करके आया था, ये 3.5 के आसपास आएगा, इंटू 10 टू द पावर -4 बगल में है, तो यानी आंसर आ जाएगा 3.5 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी ये 0.539 है मेरे मुन्ना, तो ये 539 लिखा हूं, ये डेसिमल बाद में ऐड कर लेना। अरे यार ये 0.539 है, ये 6.6 है, तो तुमको दिख रहा है ना, 6 को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो आधा से, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 को कम कर देगा। तो कितना कम कर देगा? अरे यार 0.5 को हाफ लिख सकते हैं। एक बच्चा बोलेगा सर कैसे सॉल्व कर रहे हो? देखो 6.6 है और 0.5 को हम लिख सकते हैं आधा, इंटू 10 टू द पावर -34। अप्रॉक्स कैसे सिखाता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 3.3 हुआ, और 3.3 के आसपास क्या है? 3.3 के आसपास देखो ये है 34 माइनस यहां पर भी रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3.5 इंटू 10 टू द पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? कैसे हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि अगर पेपर में आपको कैलकुलेशन करना कैसे आसान हो। देखो इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे ना, ये वाला जो चीज है ना, इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे ना मेरे मुन्ना, तो अभी मैं देखो आपको बताया कैसे कैलकुलेशन करोगे। केस आपको पता होना चाहिए कि 0.5 को हाफ लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा मतलब कांस्टेंट होता है आर, जो गैस कांस्टेंट होता है, कब उसको 1/12 लिखते हैं, कब उसको, मतलब आपको पता होना चाहिए। और जब पता होगा ना 8.314 को कब हम 1/12 लिखेंगे, कभी मतलब जो भी छोटी छोटी डाटा है ना, वो आपको पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। इसीलिए जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत कायदे से पढ़ना चाहिए। समझ में आया? और मैं आपको न्यूमेरिकल कराया हूं, आप बाकी देख सकते हो, ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बोरोन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। बच्चा आके मत चिल्लाना सर ये पी ब्लॉक डिलीटेड है, पी ब्लॉक का स्टार्टिंग पॉइंट सिलेबस में है, स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है। कह रहा है बोरोन जो है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि बोरोन हैज ए स्ट्रॉन्ग कोसाहेड्रन स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, कोसाहेड्रन स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, पूरे ग्रुप में देखा गया है ज्यादा होता है। तो बिल्कुल असर्शन भी सही है और रीजन भी उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो इसका आंसर ये हो गया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आपको पी ब्लॉक पता होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स में दे रखा हूं, अगर नहीं अभी भी मिला है तो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आईयूपीएससी का प्यारा क्वेश्चन, ऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन मिलेगा, इनऑर्गेनिक का भी मिलेगा, फिजिकल का भी मिलेगा, पूरा बैलेंस पेपर है। करेक्ट आईयूपीएससी नेम फॉर द फ्लोइंग कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है मेरे मुन्ना? 2,2 डाइब्रोमो 1 फिनाइल मिथाइल। तो देखो 2,2 डाइब्रोमो, देखो यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5,
तो 2,2 डाइब्रोमो, 1 पोजीशन पर फिनाइल और मिथाइल। आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। आईयूपीएससी में अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चंस जो भी आएगा आप उसको कर ले जाओगे, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आता है। क्लास 12th वाला पार्ट में कुछ जो फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चंस आएगा उसको मैं लूंगा, तो वहां पे और बेहतर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस कह रहा है थर्मोकेमिस्ट्री का, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखो कह रहा है on the basis of thermochemical equation ABC find out which of the algebraic sum is given, option A to D is correct। देखो A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है। अब आपको कौन सा ऑप्शन सही है? अब अगर मैं देखो x क्या है, सी ग्रेफाइट, तो अगर हमको सी ग्रेफाइट को रखना है तो इस इक्वेशन को सीधा रखना पड़ेगा। अगर हमको इस इक्वेशन को रखना है, देखो मैं आपको बताता हूं, अगर हमको x चाहिए तो देखो सी ग्रेफाइट, मेरे मुन्ना ये सारे क्वेश्चन ना थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल तरीका से कराया हूं, प्लस हाफ O2, ठीक है मेरे मुन्ना, गिव्स क्या दे रहा है, CO गैसियस। अच्छा सर, उसके बाद अगर आप देखोगे ये वाला इक्वेशन, ये वाला कौन सा वाला इक्वेशन है, इसके लिए डेल्टा RH कितना दे रखा है, इसके लिए डेल्टा RH दे रखा है Y किलो जूल। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, यूनिट आप समझ लेना। अब नीचे वाला इक्वेशन देखो, CO गैसियस में है, प्लस हाफ क्या है मेरे मुन्ना, O2, ये भी है गैसियस में, ये दे रहा है CO2 गैसियस। इसका कितना है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसके लिए कितना दे रखा है, Z। अब अगर आप इस दोनों रिएक्शन को प्यार से देखो ना, अगर आप इस दोनों रिएक्शन को प्यार से देखो और ऐड करो, ऐड करने के बाद एक जादू चीज पता चलेगा। क्या पता चलेगा? देखो सी ग्रेफाइट आपको चाहिए सर, हाफ O2 से सर O2 बना लेगा, यहां पर दिख रहा है। और सर यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं चाहिए, कैंसिल हो गया। मतलब ये बन जाएगा सी ग्रेफाइड, फाइनल जो बनेगा सी ग्रेफाइड प्लस O2, 1 मोल O2 का बन गया। ये दोनों मिला के क्या दे रहा है मेरे मुन्ना, ये दे रहा है CO2 का सर 1 मोल। और इसके लिए डेल्टा RH कितना दे रखा है, ये दे रखा है x। मतलब अगर x आपको चाहिए तो उसके लिए सर y और z को क्या होना पड़ेगा, ऐड होना पड़ेगा थर्मोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो हमारा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सर पहला वाला रिएक्शन का निकल जाएगा और अपना आंसर आ गया है सर। थर्मोकेमिस्ट्री में ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस माइनस करके आपको आना चाहिए। अगर अभी तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए कर लीजिए, इजी क्वेश्चंस आते हैं, आसानी से आपको 4 नंबर देके जाएंगे। बट आपको पता होना चाहिए, जिस बच्चों को नहीं पता है हाथ पांव फूलने लगते हैं, लेकिन जिसको पता है वो इजी से स्कोर करके जाते हैं, पेपर पे लिखना भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। एसिडिक कैसे पता चलता है? H+ निकालो, H+ कार्बन एनायन जो बनेगा, जितना स्टेबल होगा मेरे मुन्ना उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। अब देखो यहां से तुम जब H+ निकालोगे तो इधर निगेटिव जाएगा रेजोनेंस में, अच्छी बात है। उस यहां से निकालोगे तो मेरे मुन्ना इधर भी रेजोनेंस में जाएगा, इधर भी रेजोनेंस में जाएगा। यहां पर सिर्फ एक तरफ रेजोनेंस में जाएगा, इधर से भी निकाल दे तो एक ही तरफ जाता, यहां से भी निकालोगे तो सिर्फ एक ही तरफ जाएगा, यहां से भी निकालोगे तो एक तरफ जाएगा, और यहां पर तो तुम यहां से निकाल सकते हो, यहां से तो एक ही तरफ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर ये वाला जो बीच वाला देखोगे ना इसमें H, ये बहुत एसिडिक H है, क्योंकि दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रहा है, पैरेलल रेजोनेंस जिसको बोलते हो। और पैरेलल रेजोनेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बढ़ा सकती है। एक ही बार में जैसे H हटेगा, इधर भी OH ऑक्सीजन खींचेगा, इधर भी ऑक्सीजन खींचेगा, तो ये हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होगा। तो अपना आंसर क्या सही हो जाएगा, सी वाला आंसर अपना सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ए गैसियस, ये हमारा किसका क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम का। और केमिकल इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा गुड लेवल का क्वेश्चन है, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो ए गैसियस है, ठीक है मेरे मुन्ना, ए गैसियस है प्लस ए गैसियस नहीं, ए गैसियस ही है। ए गैसियस क्या आपको दे रहा है, आपको दे रहा है बी गैसियस और प्लस हाफ सी गैसियस, ये दे रहा है। अब आपको क्या कह रहा है, इन द अबव रिएक्शन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन केपी, केपी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ या ना। उसके बाद अल्फा, अल्फा होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर पी। इसने बोल दिया इक्विलिब्रियम पे प्रेशर पी है, ठीक है, और आपको अल्फा बोल दिया, और सबके बीच में रिलेशन बताना है केपी के लिए क्या होगा। देखो कैसे करेंगे, समझो रे बच्चा समझो। इनिशियल स्टार्टिंग में क्या होगा, प्यार से समझाते हैं, ध्यान से समझना। स्टार्टिंग में क्या होगा, अगर मैं आपको बोलूं स्टार्टिंग में क्या होगा, इसका कुछ एन मोल रहा होगा, इसका कुछ 0 मोल रहा होगा, इसका कुछ 0 मोल रहा होगा। क्या मेरी बातों से तुम एग्री करते हो? मैंने आपको पढ़ाया था इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट का अमाउंट 0 होता है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते रखता है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने लगता है। अगर मैं आपसे बात करूं एट सम टाइम या एट इक्विलिब्रियम की बात करूं, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे मान लेता हूं ये क्या किया होगा, ये कुछ अल्फा डिसोसिएट हुआ होगा, हाँ या ना। तो इसको n माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं, n माइनस एन अल्फा भी लिख सकते हैं। तो ये जितना डिसोसिएट हुआ होगा बंदा इतना ही बना होगा, ये भी उतना ही बना होगा, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट।
तो एट इक्विलिब्रियम पे ये n माइनस एन इंटू वन माइनस वन अल्फा एन अल्फा डिसोसिएट हुआ होगा, तो ये एन अल्फा और ये एन अल्फा बन गया होगा। लेकिन क्या ये एन अल्फा बनेगा? ना ना ना, यही बात ध्यान रखने वाला था, क्योंकि इसका हाफ मोल है तो ये n/2 अल्फा बनेगा। समझ में आया? अरे ये समझ में आया। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, क्या बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं पार्शियल प्रेशर, मैं क्या लिख रहा हूं? पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम मोल ये आया है, एट इक्विलिब्रियम मोल, इनिशियल मोल, हाँ या ना? इनिशियल मोल ये था और जब हमारा इक्विलिब्रियम पे ये मोल आया, तो अगर मैं आपसे पूछूं पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए कितना हो जाएगा? तो क्या होता है सर? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। फॉर्मूला क्या होता है मेरे मुन्ना? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अरे ये होता है। अच्छा सर, अगर मैं आपसे एक चीज और पूछ लूं, बात इतना तक बढ़ी है तो एक चीज और बता दोगे? तुमने पूछा, पूछ लो ना सर। आप भी मन खुश कर लो, मैं पूछता हूं टोटल मोल क्या है? टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे क्या है? तुम बोलोगे सर टोटल मोल कितना है? n इंटू वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा प्लस सर n/2 अल्फा, यही है। यहां पर n अल्फा से n अल्फा कट जाएगा तो यहां क्या बन गया? n इंटू वन प्लस अल्फा/2, यही आया टोटल मोल, यही आया टोटल मोल इक्विलिब्रियम पे। तो अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका मोल निकालना हो, किसका मोल निकालना है मेरे मुन्ना? ए का। तो ए का मोल कितना है इक्विलिब्रियम पे? तो तुम बोलोगे n इंटू वन माइनस अल्फा डिवाइड बाय टोटल मोल, तो n इंटू वन प्लस अल्फा/2 इंटू सर पार्शियल प्रेशर। अरे टोटल प्रेशर दे रखा है इक्विलिब्रियम पे, सर प्रेशर दे रखा है, टोटल प्रेशर P है। मजा आया? तो सर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? ये आ गया वन माइनस अल्फा इंटू पी डिवाइडेड बाय क्या आ गया? इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 अल्फा। अरे नहीं समझ में आया, डिवाइड बाय 2 भी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरीका से अगर पार्शियल प्रेशर मेरे मुन्ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अगर मैं निकालूं एक लाइन में, तो क्या बोलोगे? बी का मोल ले लो सर एन अल्फा, सर टोटल मोल ले लो सर एन इंटू वन प्लस अल्फा/2 इंटू सर पार्शियल प्रेशर से टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहां सर ये कितना आ जाएगा? ये आ गया मेरे मुन्ना क्या? अल्फा पी डिवाइड बाय वन प्लस अल्फा/2। अरे नहीं समझ में आया? उसी तरीका से सर जब पार्शियल प्रेशर सी का निकालोगे, तो कितना निकल जाएगा मुन्ना? n अल्फा/2 डिवाइड बाय वन प्लस n अल्फा/2 इंटू सर पी। तो ये कितना हो जाएगा? अरे मुन्ना ये कितना हो जाएगा? देखो यहां पर देखो n से n कट गया, तो अल्फा/2, अल्फा हम कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो 2 + 2 अल्फा पी। ये हमारा आ गया C, ये हमारा आ गया B, ये हमारा आ गया A। क्या? पार्शियल प्रेशर। तो केपी क्या होता है? इसी पे लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। केपी क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैसियस प्लस पार्शियल प्रेशर इनटू होगा ना मेरे मुन्ना? अरे इनटू होगा ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या? सी गैसियस डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या? ए गैसियस, यही होता है। और पार्शियल प्रेशर आप निकाल रखे हो। अब देखो बी गैसियस का कितना है? बी गैसियस का है अल्फा पी डिवाइड, देखो इसलिए बोला ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा टाइम लोगे तो आपको बन जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? 1 + अल्फा/2, हाँ या ना? इनटू क्या आ गया मेरे मुन्ना? इनटू क्या आ गया? सी का प्रेशर, तो ये हो गया अल्फा पी, ठीक है। अच्छा इसका पावर देखो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर इसके पावर में क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो ये जो सॉल्व करेंगे अल्फा पी डिवाइड बाय 2 + 2 अल्फा डिवाइड बाय 2 + 2 अल्फा, ये 2 ऊपर भी जाएगा ना। अरे समझो ये 2 से 2 कैंसिल यहीं पर मैं कर दिया, 2 + 2 अल्फा, इसका पावर 1/2, ठीक है। होल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? ए का पार्शियल प्रेशर, क्या है मुन्ना? 1 - अल्फा पी, और होल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? ये 2 + 2 अल्फा डिवाइड बाय 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो? ये पूरा को आप सॉल्व करेंगे, प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा कैंसिल करेंगे। आप पूरा यहां पर अगर जगह नहीं है, अगर मैं यहां पर सॉल्व करके दिखाऊं, अगर मैं आपको थोड़ा सा और सॉल्व करके दिखाऊं, तो देखो ये क्या हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा मेरे मुन्ना? अल्फा की पावर यहां पर 1 है और अल्फा की पावर 1/2, तो अल्फा की पावर 3/2। समझ में आया? ये समझ में आया कैसे किए? ये समझ में आया कैसे करे? अब देखो प्रेशर ये से प्रेशर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच गया प्रेशर की पावर 1/2,
नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हो गया तो प्रेशर की पावर 1/2। अब देखो 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, अब 1 - अल्फा तो रहेगा ही रहेगा, ये तो कुछ नहीं हो रहा है। अब यहां पर भी है 1 प्लस अल्फा, यहां पे भी है 1 प्लस अल्फा, और यहां पे भी है 1 प्लस अल्फा। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये पूरे आके आ जाएगा 2 प्लस अल्फा की पावर, 2 प्लस अल्फा की पावर 1/2, और यहां पर 1 - अल्फा। आप इसको सॉल्व कर लेना, इतना सॉल्व कर लेना मुन्ना, इतना सब कुछ बताया हूं। अब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर ये वाला आ जाएगा। सब कुछ बता दिया यार, बस सॉल्व करने की जरूरत है। 1 - अल्फा नीचे दिख गया, और ये 2 प्लस अल्फा कैसे दिखा, 2 प्लस अल्फा कैसे दिखा, यहाँ 2 अल्फा नहीं होगा। ये कैलकुलेशन में गलती किया। देखो यहाँ पर अल्फा एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस अल्फा होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज यहाँ पर क्या था, 2 प्लस अल्फा होगा। यहाँ पर 2 प्लस अल्फा होगा ना कि 2 प्लस अल्फा होगा, यहाँ पर 2 प्लस अल्फा नहीं होगा। ये वाला चीज नहीं होगा, ये वाला चीज नहीं होगा, ठीक है। 2 प्लस अल्फा नहीं होगा, वही 2 प्लस अल्फा आ गया। 1 प्लस अल्फा, और ये 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कैंसिल हो गया। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है। 1 प्लस अल्फा/2 से यहां पर जो 2 कॉमन लोगे ना तो 1 प्लस अल्फा/2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? मैंने आपको पूरा कोशिश किया समझाने का एक ही बोर्ड में। लॉजिक समझो मेन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। समझ में आ गया? अदरवाइज पूरे के पूरे बोलोगे तो कैलकुलेशन भी मैं करके आपको दिखा दिया हूं, लास्ट तक बता दिया कौन सा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको, इसीलिए बोला ना, कुछ क्वेश्चंस इजी, कुछ क्वेश्चंस मीडियम, एक दो क्वेश्चंस आपको टफ वाला कैटेगरी में दिखेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी? देखो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किसका होगा, जो हमारा क्या होगा मेरे मुन्ना, मैक्सिमम स्टेबल होगा। अरे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम स्टेबल होना चाहिए। और मैक्सिमम स्टेबल कौन होगा, ये तुमको दिख रहा होगा क्या है, ये तुमको क्या दिख रहा होगा, ये सर स्टेगर्ड है। तो स्टेगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, होती तो है, लेकिन सर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सर यहां पर क्या हो गया, सर एच बॉन्डिंग आ गया। एच बॉन्डिंग के कारण सर स्टेगर्ड में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ये स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो इसकी मतलब जो हमारा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा एच बॉन्डिंग के कारण, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तब ये होता, यहां पर एच बॉन्डिंग के कारण ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जिस कारण इसका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। कन्फर्मर का क्वेश्चन है, अगर आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर में देखोगे तो एल्केन का कन्फर्मर पढ़ाया जाता है, उसमें आपको ये पूरा ग्राफ भी बताया जाता है, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ये फिर से देख लो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो बच्चे छोड़ के जाते हैं उसका क्वेश्चन आता है। ये प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है, मुझे लगता है इस बार आएगा। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन कब बनाता है, जब कोई चीज को आप बॉयल करते हो, और बॉयल करना जैसे छोड़ते हो तो नीचे जाके हमारा क्रिस्टल बन जाता है। चाहे 12th का बच्चा हो या जो भी ड्रॉपर हो, अगर आप देखते होगे जब भी कोई चीज का पीपीटी बनता है, प्रिसिपिटेट बनता है, क्रिस्टल बनता है, हीट करते रहते हो तो तब नहीं बनता है, जैसे हीट को सेटल डाउन करते हो क्रिस्टल बन जाता है। तो देखो क्या कर रहा है, द कंपाउंड शुड बी सॉल्युबल इन सॉल्वेंट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, द कंपाउंड शुड बी हैव हाई वेपर प्रेशर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये तो इसको तो बोलते हैं सब्लिमेशन। इसको क्या बोलते हैं मुन्ना, सब्लिमेशन। कैसे पता चला, सब्लिमेशन क्या होता है, सीधे हमारा सॉलिड से गैसेस फेज में चला जाता है, तो मेल्ट होने से पहले पहले उसका वेपर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्रिस्टलाइजेशन का क्या होगा, कह रहा है द कंपाउंड शुड बी सॉल्युबल इन सॉल्वेंट एट इट्स बॉइलिंग। जब बॉयल करोगे तो वो वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। तो ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, दो ऑप्शन में। सी का क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लिक्विड जिसका 20 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो बॉयल हो जाता है। और लास्ट वाला स्टीम डिस्टिलेशन, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं होगा मुन्ना आप टिक नहीं कर पाओगे, ऑप्शन ए सही है, आपको याद ही होना चाहिए। वैसे आप लॉजिक भी लगा सकते हो, एक बार अगर पढ़े रहोगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए। ये ऑप्शन होते हैं FYQ में बोल रहा हूं, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, मतलब जेई में आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आयनिक रेट या पीरियोडिक टेबल का बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बार बार आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे। देखो N3- है मेरे मुन्ना, N3- का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, O2- का साइज उससे छोटा हो जाएगा, F- का साइज उससे छोटा। अब अगर कोई बच्चा पूछोगे क्यों होता है, आपको पता होना चाहिए भैया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो देख लो। कोई बोलेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो सर उसको संभाल नहीं पाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। जैसे भी देख लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में सर जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा सर साइज, तो जैसे भी कर लो। अब N3- का साइज सबसे बड़ा तो इसका डाटा सबसे बड़ा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये डाटा कहां से याद है, अरे ये कुछ भी डाटा दे दिया आपको, तो देखो सबसे पहला बड़ा डाटा, फिर उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। कहां पर है, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, यही ऑप्शन में। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन है जहां सबसे बड़ा, यहां छोटा फिर बड़ा हो गया, यहां पर बड़ा फिर छोटा, उससे बड़ा हो गया। तो आपको कोई भी रैंडम डाटा दे देगा। इस क्वेश्चन में लॉजिक समझो कि आपको एक ऑर्डर आपसे फाइंड कराना चाहता है, आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। ये ऑर्डर पता होगा तो आप कोई भी, आपका ये डाटा थोड़ी ना एग्जैक्ट रेडियस है, ये तो एक रैंडम डाटा दे दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो रैंडम डाटा को हम कैसे रीअरेंज करके फिट भरे। समझ में आया? तो एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, बार बार आता है, पीरियोडिक टेबल का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है।
द गिव्स फ्री एनर्जी, अगेन थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब थर्मोकेमिस्ट्री बोलता हूं जो आपका थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री अलग पोर्शन है, थर्मोडायनामिक्स अलग पोर्शन, उसका एक प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है द गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी दे रखा है कितना मेरे मुन्ना, माइनस का 26 किलो कैलोरी दे रखा है, ठीक है, ठीक है। अगर इसको कैलोरी में बदलेंगे तो 26,000 हमारा कैलोरी आ गया, क्या कितना डिग्री पे, एट कितना पे भैया 27 डिग्री, और बोल दे कितना, इसको बोल सकते हैं 27 प्लस 273, तो इसको बोल देंगे कितना केल्विन पे, 300 केल्विन पे हमको दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, समझ में आया। एंड इंट्रोपी, इंट्रोपी दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, कितना दे रखा है मुन्ना, इंट्रोपी दे रखा है 60 कैलोरी, इंट्रोपी 60 कैलोरी दे रखा है, ठीक है, इसीलिए इसको भी कैलोरी में बदले, ठीक है। अब देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, कितने बच्चों को ये फॉर्मूला पता है, स्पॉन्टेनिटी निकालने के लिए बताते हैं। अगर यार तुम मेरा ही लेक्चर सिर्फ देख के जा रहे हो ना, मैं आपको बोला हूं ना ऐसे ही पेपर आते हैं, पेपर इससे टफ ज्यादा नहीं आते हैं, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप देख रहे होगे पिछला क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कराया था, लेकिन अगर आप करके जाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहोगे, आप अच्छा स्कोर करोगे। लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, मेहनत करना छोड़ दोगे, देखो ये जेई है, एक लंबी रेस का घोड़ा है, टेस्ट क्रिकेट है, वनडे T20 नहीं है कि आया चला दिया चला गया। भैया आपको लंबे समय तक अगर आप मेहनत करते लास्ट तक टिके रहोगे, आपको जरूर अच्छा होगा आपके साथ, बिलीव मानो। तो डेल्टा जी कितना दे रखा है मेरे मुन्ना, डेल्टा जी रखा है माइनस का 26,000 कैलोरी, ठीक है। डेल्टा एच आपको निकालना है, टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन दे रखा है मेरे मुन्ना। डेल्टा एस कितना दे रखा है भैया, डेल्टा एस आपको दे रखा है माइनस का 60, मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर आ जाएगा माइनस का 2600, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा क्या मुन्ना, माइनस का 26,000 इक्वल टू डेल्टा एच माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 3 जा 18,000। तो ये अगर डेल्टा एच की बात करोगे, डेल्टा एच इधर आ जाएगा माइनस का 26,000 माइनस का 18,000, तो दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 26 माइनस 18 तो कितना हो गया 8 से 14, माइनस का 44 किलो कैलोरी, कैलोरी में आया। अगर इसको किलो कैलोरी में बोलोगे तो माइनस का 44 किलो कैलोरी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। आंसर आ गया। देखो मैं कह रहा हूं ना, घबराओ मत, क्वेश्चन करते चले जाओ, आते चला जाएगा, परेशान मत होना, ए ऑप्शन सही है। आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डाटा दिया हुआ है, और ये आपको बताऊं आपको हैरान होगा, ये आपको हैरान होगा, जेई 2024 में इस फॉर्मूला पे कम से कम पूरा पेपर की बात बता रहा हूं 6 से 7 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। जेई 2024 में 6 से 7 बार क्वेश्चन आया, सब पेपर मिला के बोल रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसीलिए पूछा, बोल रहा हूं ना, परेशान मत हो, जो बताते जा रहा हूं कलते चले जाओ, इजी से आता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमॉन्ग द फ्लोइंग विच ऑफ देम आर एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए क्या होता है, सबसे पहले रेजोनेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, हकर रूल फॉलो होना चाहिए। हकर रूल क्या होता है 4n+2 पाई होना चाहिए। हाँ यार कुछ चीजें होता है। अब देखो ये क्या हमारा, अरे यार ये तो sp3 हो गया, ये तो रेजोनेंस ब्रेक होगा, इसमें तो हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल बेंजीनिंग एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये 2246 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और साइक्लिक क्या रेजोनेंस है, प्लेनर है, ये भी होगा। यहां पर ये हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे मुन्ना, एंटी एरोमेटिक। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक हो जाएगा बी और सी ओनली, एरोमेटिक हो जाएगा बी और सी ओनली। और ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब जेई मेन को बहुत पसंद है, एरोमेटिसिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिला पेपर में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल, अच्छा ट्रू फॉल्स बताना है। ये ना एक न्यू टाइप का क्वेश्चंस मैं क्रिएट किया हूं, न्यू टाइप क्वेश्चन, न्यू टाइप क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन चांसेज है कि इस बार आएगा। ये न्यू टाइप का क्वेश्चंस आप देखने को मिलेगा। आपको 4 स्टेटमेंट दिया है, चारों स्टेटमेंट में बोलना है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है कौन, इससे क्या होता है ना एनसीईआरटी का लाइन कवर हो जाता है। जो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होता है ना, अभी दिखाता हूं। कह रहा है टॉप पोजीशन ऑफ लोदर मेयर कर्व। अगर आपको पता हो मेरे मुन्ना, लोदर मेयर कर्व का कहानी मैंने आपको बता के रखा है, पीरियडिक टेबल में मैंने लोदर मेयर कर्व का कहानी बता के रखा था। एक कर्व बनता है, एक कर्व बनता है, कौन सा वाला कर्व बनता है, ऐसा वाला कर्व बनता है। इसका ये जो पोजीशन होता है ना, ये पोजीशन क्या होता है, हैलोजन होता है। ये पोजीशन क्या होता है, हैलोजन होता है। और ये पोजीशन क्या हो जाता है, एल्कली हो जाता है, एल्कली मेटल हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाता है, अर्थ मेटल। असेंडिंग पोजीशन जो होता है ना मेरे मुन्ना, असेंडिंग पोजीशन हैलोजन को दिखाता है, और टॉप पोजीशन पे एल्कली, और डिसेंडिंग पोजीशन पे एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये कहां पे होता है, ये हमको बताया जाता है कौन सा, लोदर मेयर कर्व में, डिफरेंट डेंसिटी वर्सेस एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ये ग्राफ ड्रॉ किया था। तो पहला स्टेटमेंट का टॉप पोजीशन ऑफ लोदर मेयर कर्व एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व आर ऑक्युपाइड बाय एल्कली मेटल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पहला ट्रू। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड
अगर आप पीरियडिक टेबल के फिफ्थ पीरियड में 32 एलिमेंट है, पहला पीरियड में 2, दूसरा में 2, अरे 2 सॉरी 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे में 8, 2 8 8 18 18 32 और लास्ट वाला पीरियड चलता है। ये पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड। पांचवा पीरियड में कितना एलिमेंट है? 18। ये कितना कह रहा है? 32। भैया दूसरा वाला गलत स्टेटमेंट हो गया। ये मैजिक नंबर सब सिखा के रखा हूं, पीरियडिक टेबल का नहीं देखो फिर कह रहा हूं जाके देख लो मेरे मुन्ना। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mg, नहीं भैया सेकंड निकालेंगे जैसे तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेगा, स्टेबल Mg2+। अरे भैया Mg2+ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इसका ज्यादा होता है तुलना में लेस कह रहा है, नहीं तो ये भी गलत है। उसके बाद ए पी ऑर्बिटल कैन ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना ऑर्बिटल होता है? 3 ऑर्बिटल। अरे पी में कितना होता है? 3 होता है, 1 2, तो यहां पर 1 2, यहां पे 3 4, यहां पे 5 6, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, आंसर बी सही हो गया होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन एक नया टाइप का क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश किया हूं, और जिसमें एनसीईआरटी के मल्टीपल एग्जांपल आपको कवर किया जा सकता है। एक चैप्टर से भी हो सकता है, आगे चैप्टर से भी हो सकता है। तो आप बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन रेडी रहिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी एक पेपर में शिफ्ट में आया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अभी तक हमने जितना भी 20 क्वेश्चन था ना, सारे के सारे 20 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब अगला 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएगा, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। कह रहा है एक आइडियल मोल है, 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड 10 से कितना 100 ml तक जाता है। तो ये हमारा हो गया V1, ये हमारा हो गया V2 मेरे मुन्ना, ठीक है। कह रहा है 400 केल्विन पे एबव एक्सपेंशन टेक्स प्लेस रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन क्या होता है मेरे मुन्ना? 2.303 RT nRT log V2/V1। ये हमको फॉर्मूला पता है। आइसोथर्मल कंडीशन में रिवर्सिबली एक्सपेंड करता है, तो ये आपको फॉर्मूला पता होगा। नहीं पता है तो भैया जान लो, अभी भी जान लो और इसको मार्क्स कर लो। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। 4 केस होता है ना, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, चारों का वर्क डन, इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी, इन तीनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पता नहीं है तो जान लो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, आप कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पुट करना है 2.303। एन की वैल्यू कितना दे रखा है? 1 मोल। आर की वैल्यू आपको देखो ना जूल में दिया हुआ है, तो 8.314 पुट करते हैं, या आप इसको मतलब अलग वैल्यू भी पुट कर सकते हो। 25/3 भी पुट करते हैं कुछ लोग, 25/3 भी पुट करते हैं इजी सॉल्व करने के लिए। तो आपको जो पुट करना है, ठीक है, लॉग टेम्परेचर लेंगे ना मेरे मुन्ना। टेम्परेचर कितना पे दिया हुआ है? 400 केल्विन पे। 400, अच्छा टेम्परेचर की जगह पे डिग्री सेल्सियस में भी दे सकता था। लॉग V2/V1, तो 100 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या हो जाएगा? 2.303 इंटू 1 इंटू 25/3 इसको लिख सकते हैं, ताकि दोनों वैल्यू हम लिख के सिखाना है। यहाँ 400 इंटू ये हो जाएगा 10, और 10 log 10 की वैल्यू होती है 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है मेरे मुन्ना। अब देखो, अब आप बहुत आसानी से समझो कैसे आप सॉल्व करोगे। अगर मेरा दिमाग सोचता, कैसे सोचता, देखो हमसे किस में पूछ रहा है? किलो जूल में पूछ रहा है, तो 10⁻³ पहले हटा दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2.30, यहाँ 8 2 जा कितना होगा? 16 होगा। 8 2 जा कितना होगा? 16 होगा। 16 होगा, और 16 4 जा कितना होगा? 16 4 जा कितना होगा? 16 चौके 64 हुआ, 16 4 जा 64 हुआ। अब देखो, जब सबको मल्टीप्लाई करोगे, सारे डाटा को मल्टीप्लाई करोगे, आप करके देख लो यार, बहुत आसान है। देखो 2.303 इंटू 8.314, और फिर इनको 25/3, तो 25/3 8314 को आप सबसे मल्टीप्लाई पहले कर लो, 2 3, या सब ऐसे कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, कैरी 1, 8 4 जा 32 133। ये आया, ये आया। अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करो? 2303। अब जैसे मल्टीप्लाई करो ना, इसको जैसे मल्टीप्लाई करो ना, हम समझते हैं थोड़ा सा आपको लग रहा होगा लंबी, बट आप देखो 33 2 जा 66, यानी 7 8 के रेंज में आ रहा होगा आंसर। बट अगर आप कैलकुलेट एक्यूरेट करोगे, अगर आप एक्यूरेट कैलकुलेट करोगे, मैं करके दिखा देता हूं, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। यहां पर कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये मैं फोन के हेल्प से कर लेता हूं, ताकि आपको टाइम ना मिले, वीडियो लंबा ना हो, ठीक है, वीडियो लंबा ना हो। मैं जल्दी से आपको करके बता देता हूं, 1 सेकंड दे दो, बस 1 सेकंड दे दो मुन्ना। आप तब तक कैलकुलेट करो कितना आएगा, आप तब तक कैलकुलेट करो, आप तब तक कैलकुलेट करो कितना आएगा। 2.303 इंटू 8.314 इंटू 400 था ना, 400, ये आ रहा है मुन्ना 7.7648। क्या आ रहा है? 7648। ये क्या आ रहा है? जूल में आ रहा है। जब इसको किलो जूल में 7.6
किलो जूल। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, वर्क डन। अच्छा, नियरेस्ट इंटीजर तक जाओगे तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितने बच्चों का 8 आंसर सही था? कितने बच्चों का 8 आंसर सही था? कुछ नहीं करना था, वैल्यू डाटाबेस क्वेश्चन था, बस आपको ये एक छोटी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो 2 मिनट में मैंने यहां पर कैलकुलेट करके इसको मल्टीप्लाई कर दो 7608। मैंने बोला ना 32 3 जा 66 आ रहा है, लेकिन ये 256 है, तो वो भी वैल्यू ऐड करके 76 आ गया। समझ में आया? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अरे भैया क्या ही प्यारा क्वेश्चन रिडॉक्स का, क्या ही प्यारा क्वेश्चन आया है। रिडॉक्स का क्या ही प्यारा क्वेश्चन आया है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाया था। अब इसमें ध्यान से समझना, हमको इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ABC जब तक नहीं निकालोगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। अच्छा, यहां पर अगर ये वैल्यू पूछता C माइनस A प्लस B, तो इसकी वैल्यू अलग आती और इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो हमको इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा है मेरे मुन्ना, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। A प्लस B ब्रैकेट में है, तो A B को ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो MnO4 माइनस किस में जा रहा है, ये हमारा जा रहा है Mn2 प्लस में। सबसे पहले एटम बैलेंस करते हैं। एटम बैलेंस से ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने के लिए 4H2O। अरे जितना ऑक्सीजन है उतना वो मतलब H2 ऐड करेंगे 8H प्लस। यहां पर कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। पहला रिएक्शन बैलेंस हो गया। दूसरा C2O4 2 माइनस, ये किस में जा रहा है मुन्ना, CO2 में जा रहा है। सर 2 इलेक्ट्रॉन, सर यहां पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन को ऐड कर देंगे, पूरा रिएक्शन बैलेंस होगा। ये कितना हो जाएगा, देखो 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 8 2 जा 16H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस, अरे हाँ या ना, प्लस 5 C2O4 2 माइनस गिव्स, ये क्या दे रहा है मेरे मुन्ना, 2Mn2 प्लस प्लस 10 CO2 प्लस 8H2O। अब हमको देखो क्वेश्चंस में क्या था, ए भी है बिल्कुल, तो ए की वैल्यू कितना आ गया, MnO4, तो ए की वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है मुन्ना, बी की वैल्यू कितना आ गया, बी कहां है, बी है C2O4 की, भी तो बी की वैल्यू 5 आ गई। सी की वैल्यू, सी कहां है, H प्लस, तो C16 आ गया। अब देखो हमसे क्या दे रखा था, अब देखो कितना दिमाग लगा के बनाया गया क्वेश्चन। 16 माइनस 5 प्लस 2, तो 16 माइनस 5 प्लस 2, 16 माइनस 5 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा मेरे मुन्ना, 16 माइनस 5 प्लस 2 7, तो 16 में से 7 गया, 9 7 16, आंसर आ जाएगा 9। वाओ, प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। कैसे इंटीजर में कन्वर्ट किया, सिंगल डिजिट में, समझ में आया। लेकिन अगर C माइनस A प्लस B पूछता तो समझ लो पहले C और B ऐड होता, पहले C और B ऐड होता फिर माइनस होता। ये थोड़ा मैथमेटिक्स का जादू है। अगर ये होता, ब्रैकेट नहीं होता, तो पहले C और B ऐड होता फिर माइनस होता। अरे ब्रैकेट वाला चीज नहीं पढ़ाया गया है तुम लोगों को, कैसी बातें कर रहे हो। ये थोड़ा अच्छा देखने में नहीं लग रहा है, थोड़ा सही से इसको हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बढ़िया लगेगा, ताकि देखने में लाइन वन ड्रॉ सही रहता है तो बढ़िया लगता है देखने में। हाँ या ना, समझ में आया। छोटी छोटी चीजें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है। रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हाफ बैलेंस करते हैं, उसके बाद पूरा लिखते हैं, आंसर 9 आ गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 248 नैनोमीटर फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ थ्योरोसेल वेवलेंथ, इतना दिया हुआ है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एटॉमिक स्ट्रक्चर का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन। देखो जो टोटल एनर्जी आप सप्लाई करते हो मेरे मुन्ना, जो टोटल एनर्जी आप सप्लाई करते हो ना, वो 2 जगह खर्च होता है। टोटल एनर्जी आप सप्लाई करते हो वो सबसे पहले क्या होता है ना, एक्साइटेशन में जाता है। एक्साइटेशन के लिए पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी में जाता है। किस में जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी में जाता है। और जब थ्रेशोल्ड एनर्जी जब खत्म हो जाएगा उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, गति मिलेगा उसको। तुमने हीट दिया, तुमने किसी मेटल सरफेस पर कोई इलेक्ट्रॉन हीट किया, तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन सरफेस पर तो आए, सरफेस पे आके फिर ना वो गति के साथ निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। तो जो पहले सरफेस पर लाने के लिए जो एनर्जी तुम देते हो ना, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मतलब अगर तुम बोलोगे टोटल एनर्जी H म्यू से अगर नोट करे तो H म्यू नॉट क्या हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उसको फिर काइनेटिक एनर्जी में बदलते हो। और H म्यू को क्या बोलते हो, उसको C बाय लैम्डा बोलते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C बाय लैम्डा नॉट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूला के बेस पे आप आंसर पुट करना, और हमको एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका बस हमको पूरा कैलकुलेशन सब आपके सामने में है, सब आपके सामने में। आपसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ क्या रहा था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है, लेमडा पूछ रहा है। समझो लेमडा पूछ रहा है, तो लेमडा इक्वल टू होता है H/mv, और यहां से हमको भी निकलेगा मेरे मुन्ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, वीडियो का लेंथ थोड़ी सी लंबी हो रही है इसीलिए। देखो यहां पर कितना पुट करोगे, HC/λ माइनस SC/λ नॉट इक्वल टू हाफ mv² होगा। तो यहां से तुमको सब कुछ दे रखा है। देखो व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 248, तो वेवलेंथ दे रखा है, फ्रंट ऑन द, अच्छा इसकी पूरी वैल्यू दे रखा है। रुक जाओ, थोड़ी सी और सावधानी बरतने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी और सावधानी बरतने की जरूरत क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में। देखो समझो मेरी बात को, इसकी ना आपको वैल्यू ही दे रखा है, इसकी वैल्यू ही दे रखा है आपको क्वेश्चन में। ये जो डाटा है ना
मेरे मुन्ना ये जो डाटा है ना इसकी वैल्यू दे रखा है कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है, देखो ना थ्रेशोल्ड एनर्जी पूरा दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 की जूल हो गया, इसको चेंज कर लिया, प्लस काइनेटिक एनर्जी अब देखो एच कितना है, एच आपको दे रखा है कहाँ है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू C3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय लेमडा कितना दे रखा है 248 नैनोमीटर में है 10 टू द पावर -9, ठीक है मेरे मुन्ना, इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर मतलब 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 प्लस हाफ क्या हमारा है वेन मास भी दे रखा है, मास भी दे रखा है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ठीक है, इंटू V²। तो यहां से तुम क्या निकाल लोगे वेलोसिटी निकाल लोगे, यहां से क्या निकालोगे वेलोसिटी निकालो, और जो भी वेलोसिटी आएगा या फिर यहां पर वेलोसिटी मत निकालो, सीधे काइनेटिक एनर्जी को यूज कर लेंगे। दोनों तरीका से बना सकते हो, जैसे बना हो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी लैम्डा इक्वल टू होता है, एक फॉर्मूला होता है H/mv, और आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है मुन्ना 1/2 mv²। तो यहां से तुम v को क्या लिख सकते हो 2k काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय m अंडर रूट लिख सकते हो। इसी वैल्यू को जब यहां पर तुम समझो, मैं हर एक चीज फॉर्मूला प्रूव करते चल रहा हूं, बस आपको फॉर्मूला पुट करने की जरूरत है, मतलब वैल्यू पुट करने की जरूरत है। इस वैल्यू को यहां पर पुट करोगे H/m और v में क्या है अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी और अंडर में m, तो यहां पर अंडर रूट 1 m से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h अंडर रूट 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी और इनटू मास, जो मास तुमने ले रखा है। बस ये दो फॉर्मूला है, यहां से क्या निकालोगे मेरे मुन्ना काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगा उसको उठा के यहां पर पुट कर दोगे, लैम्डा आ जाएगा। कितना आएगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पेपर में सॉल्व कर दिए थे, आप बताइएगा कितना होगा, आपको आंसर की हमें मिल जाएगा, डरने की कोई बात नहीं, आपको आंसर की मिल जाएगा, तो उसमें पूरा आंसर प्रॉपर लिखा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 9 के आसपास आएगा, मैंने सॉल्व किया था। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज डू नॉट हैव एनी हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन है, इसमें लोन पेयर कितना है, इसका लोन पेयर पास कितना है H ही है, 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो तीनों लोन पेयर कहां पर होगा मेरे मुन्ना, तीनों लोन पेयर कहां पे होगा मेरे मुन्ना, तीनों लोन पेयर होगा, सेब भी बनाते चल रहा हूं, सेब भी बनाते चल रहा हूं, ठीक है, यहां तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d, इसमें बिल्कुल है, पहले वाले बिल्कुल है। SnF2 कहे सीताजी सुनो, SN 3 है, 14th ग्रुप के एलिमेंट है, 4 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 भैया लोन पेयर और 2 वैलेंस पेयर, तो इसका हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल गया sp3। अगला क्या है PbCl2 कहे सीताजी सुनो पार्वती, ये भी हमारा 14th ग्रुप का एलिमेंट है, तो यहाँ Pb आ जाएगा, इसके पास क्या आ गया मेरे मुन्ना 2 लोन पेयर, और इसके पास क्या आ जाएगा 2 बॉन्ड पेयर, इसके पास भी sp3, तो इसके पास भी d ऑर्बिटल नहीं है। अभी एक ऑर्बिटल के पास SF4, S क्या है 16th ग्रुप का एलिमेंट है, 16 ग्रुप में सर 4 बॉन्ड बना रही है, 1 लोन पेयर, तो 4 1 5, तो फिर से बताओ यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक F, यहाँ पर एक F, एक यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा sp3d, हाँ या ना, तो बिल्कुल दूसरा वाला भी आएगा, ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर 1 5 पेयर, CCl4 टेट्राहेड्रल शेप, अरे टेट्राहेड्रल शेप, हाँ या ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सर इसमें भी कोई ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है। सर BF3, अरे सर ये स्क्वायर प्लेनर, सर स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं, ट्रायगोनल प्लेनर, सर sp2, इसमें भी कोई ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है। आगे आते हैं SO2Cl2, सल्फर कितना होता है 16th ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, तो सर वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 मतलब 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, इसका sp3, यहाँ पर भी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है। XeO2F2, तो O2 में कितना 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया, 4 2 6, एक हमारा लोन पेयर, तो 2 2 4 1 5, तो 5 के लिए क्या आ जाता है Xe आ गया मेरे मुन्ना, ठीक है, एक लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर आ गया, 2 बॉन्ड पेयर आ गया, 2 बॉन्ड पेयर आ गया, और 2 F2 आ गया, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा sp3d, क्लियर, sp3d। XeOF2 F4, तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन था, 4 यहां पर, 4 2 6, एक लोन पेयर, तो 4 1 5, इसका भी हमारा क्या आ गया Xe आ गया, इधर क्या आ गया मुन्ना एक लोन पेयर, और यहां पर क्या एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, बाकी कितना है 4 4 और एक 5 और एक 6, सॉरी इसका शेप हो जाएगा, इसका गलत तरीका से बना रहा हूं, इसका शेप हो जाएगा ये वाला शेप होगा, ठीक है, इसका यहां पर एक लोन पेयर, ठीक है, यहां पर एक क्या ऑक्सीजन, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन और 2 फ्लोरीन ऊपर, हाँ या ना, तो इसका हो जाएगा sp3 1 2 3, अरे 6 हो गया ना sp3d2, समझ में आया। लास्ट वाला है POCl3, फास्फोरस 15th ग्रुप, यहां पर
एक Cl, यहां पर एक Cl, यहां पर एक Cl, यहां पर एक Cl, इसका आ जाएगा sp3। अब देख लो कौन कौन सा कहां कहां डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। एक यहां डी ऑर्बिटल, एक डी ऑर्बिटल, और कहीं डी ऑर्बिटल 2 डी ऑर्बिटल, और कहीं डी ऑर्बिटल 3 डी ऑर्बिटल, और कहीं डी ऑर्बिटल 4 डी ऑर्बिटल। इसके अलावा अगर कहीं करेक्शन हो तो आप लोग देख लेना यार, मेरे हिसाब से तो 4 ऑप्शन सही है। पहला इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें भी 4 1 5, इसमें भी नहीं 4 1 5, SF4, SF4 में है ना, तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, इसमें है नहीं, इसमें 2 2 4 सल्फर, 2 2 4 2 6, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। XeF4 इसमें बिल्कुल होगा, इसमें भी बिल्कुल होगा। POCl3 फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाइब्रिडाइजेशन में कौन ना, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन आपके सामने में। लास्ट क्वेश्चन मेरे मुन्ना कह रहा है हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप, बहुत आसान है। साइनाइड ग्रुप यहां प्रेजेंट है, यहां पर COCr ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, COO यहां पर है Me, है ना, ये ग्रुप प्रेजेंट है ईस्टर ग्रुप। यहां पर एसिड प्रेजेंट है, यहां पर कौन सा ग्रुप हो गया, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा एल्डिहाइड है। और ये कौन सा ग्रुप है मेरे मुन्ना, कीटोन है ना, ये NH2, ये अमाइन ग्रुप है ना। तो टोटल कितने ग्रुप हो गया, 1 2 3 4, मतलब 3 इधर 3 इधर, टोटल कितने ग्रुप हो गया, 6। मैं पूरा पेपर में आपको एक चीज देखने को मिला होगा, कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, कुछ क्वेश्चंस लेवल, मतलब अच्छे मतलब लेवल की बात कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस का लेवल ओके ओके था, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही लो लेवल का था, ताकि आपका पेपर में मेंटेन बना रहे। मुझे नहीं पता यार कितने दिन का रिकॉर्डिंग होगा, बट मैंने कोशिश किया था रिकॉर्डिंग आपको 1 घंटे के अंदर दे। एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा डिटेल करने लगा, जिसकी वजह से टाइम लगा। एक क्वेश्चन इसका आंसर शायद 9 के आसपास आएगा, ठीक है, इसका आंसर शायद 9 के आसपास आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। मुझे 1 सेकंड दो, मैं आपको बता ही देता हूं एक्यूरेट आंसर कितना होगा, मैंने सॉल्व किया था। 1 सेकंड दे दो, मैं आपको बता ही देता हूं इसका एक्यूरेट आंसर कितना आएगा। 1 सेकंड दे दो, मैं डायरी में देख के बता ही देता हूं। यस, एंगस्ट्रॉम में पूछ रहा है ना, 9 एंगस्ट्रॉम। आप इसको पूरा जब सॉल्व करोगे तो 9 एंगस्ट्रॉम ही आंसर आ रहा होगा, ठीक है, 9 इसका आंसर आएगा। इसी के साथ यार पूरा पेपर मैंने आपके साथ डिटेल्स डिस्कस तरीका से सॉल्व किया हूं। आपको मजा आया टेस्ट 1 देके? टेस्ट 2 के लिए 15 दिसंबर क्लास 12 का पूरा सिलेबस आएगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मस्त तरीका से। जितना भी NCERT एग्जाम्पलर आ रहा है, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, आप मेरे से कनेक्टेड रहेंगे। हम PYQ भी, मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन और भी जो बचेंगे उसका लाइव डिस्कशन लेके आएंगे, तो मस्त तरीका से पढ़ते रहिए। अपना परिवार वालों का ख्याल रखिए। रात के 12 बजने वाले हैं, कल आपका पेपर है, मतलब पेपर था बेसिकली, पेपर से पहले रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। उम्मीद करते हैं अगर अच्छा लगा, एफर्ट दिख रहा है, तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।